जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। और आज का टॉपिक है आपका भारत का भूगोल से दोस्तों, जो कि एसएससी जीडी की एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुकी है। और यकीन मानिए यहाँ से मैं आपके 80 के लगभग क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। यदि इस वीडियो को आपने देख लिया तो यहाँ से आपका भूगोल का एक भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला है। इस बात की गारंटी दोस्तों मैं आपकी लेता हूँ। और याद रखिएगा, भारत का भूगोल से दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो पहला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है दोस्तों कि भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, तो यहाँ का आपका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केरल। ध्यान रखिएगा, पूरे वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। मैं आपको पूरा मैप के माध्यम से बहुत सारी चीजें यहाँ पर क्लियर कराने वाला हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल की सीमाएं जो है कितने देशों के साथ लगी है, तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सी, यानी कि कितने देशों के साथ। तो ध्यान रखिएगा, 3 देशों के साथ सीमा लगी हुई है। ठीक है, 3 देशों के साथ। जैसे आप देखेंगे, मैं आपको यहाँ पर मानचित्र बना के बताता हूँ भारत का। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है, यदि आप भारत के मानचित्र को देखेंगे, चलिए, तो ये भारत का मानचित्र है। और यहाँ से यदि आप देखेंगे तो मैं आपको बताता हूँ, पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो देखिएगा, ये पश्चिम बंगाल यहाँ से आपका कनेक्ट होकर ये जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये थोड़ा सा ये सिक्किम वाला एरिया यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ से नेपाल है, ध्यान रखिएगा, ये आपका भूटान है। और यहाँ से आप देखेंगे तो कौन सा है, बांग्लादेश। तो टोटल कितने देश हो गए आपके, 3। क्लियर है, तो ध्यान रखिएगा आप मैप के माध्यम से यदि आप भारत का भूगोल पढ़ते हैं दोस्तों, किसके हेल्प से, मैप की हेल्प से, तो आपका यहाँ पर जो 100% पूरा भूगोल खत्म हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, ध्यान रखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है। ये आपसे बोला है, तो कौन सा मरुस्थलीय जिला नहीं है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा ए, यानी कि कोटा मरुस्थलीय एरिया नहीं। मरुस्थलीय यानी कि आप जानते हैं डेजर्ट वाला, यानी कि जहाँ पर रेत होती है। ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 4 है कि किस राज्य में सबरीमाला स्थित है। ध्यान रखिएगा, तो किस राज्य में सबरीमाला स्थित है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, यानी कि सी, यानी कि सही जवाब क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, केरल राज्य में जो है सबरीमाला, ध्यान रखिएगा, स्थित है। क्लियर है, चलिए अगली बात करते हैं, भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा। ध्यान रखिएगा, राज्य पूछा है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश। अच्छा, माफ कीजिएगा, गुजरात है, गुजरात। चलिए एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर दक्षिण भारत का आपसे पूछे, क्या पूछे, दक्षिण भारत का, ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत का यदि आपसे पूछे तो मैं आपको फिर बता देता हूँ। ये यहाँ से देखिएगा आप, ठीक है, तो ये यहाँ से तटरेखा देखेंगे तो ये इतना सारा एरिया जो है ना, ये पूरा का पूरा एरिया, ध्यान रखिए, पूरा का पूरा एरिया गुजरात का है। लेकिन यदि ऑप्शन में गुजरात ना हो और आपसे दक्षिण भारत शब्द पूछा, तो ध्यान रखिएगा, ये वाला जो एरिया है ना बहुत बड़ा है, ये आंध्र प्रदेश का है। कौन से राज्य का, ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश का। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको दोनों क्वेश्चन याद रखने हैं। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से सबसे धनी स्थान कौन सा। ध्यान रखिएगा, जैव विविधता की बात कर रहा हूं, तो यहाँ से सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, पश्चिमी घाट। कौन सा घाट, पश्चिम। और आप जानते हैं पश्चिमी घाट कौन सा है, ये भारत का मानचित्र, ध्यान रखिएगा। और यदि यहाँ की मैं बात करूँ तो आपको मैं बताता हूँ पश्चिमी घाट कौन सा दोस्तों, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ वाला जो एरिया है, ये पश्चिमी घाट है। कौन सा घाट है, पश्चिमी घाट है। क्लियर है, और ये जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये कौन सा है आपका, ध्यान रखिएगा, ये पूरा एरिया, तो ध्यान रखिएगा कौन सा है, पूर्वी घाट। और इन दोनों के मिलन स्थल पर यहाँ पे जहाँ के मिलते हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत में यानी तमिलनाडु राज्य में, ध्यान रखिएगा, नीलगिरी की पहाड़ी। कौन सी, नीलगिरी की पहाड़ी। क्लियर है, इतनी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत का कौन सा राज्य जो है 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो बहुत ही सिंपल सा जवाब हो जाएगा यहाँ से त्रिपुरा। आप जानते हैं कौन सा है दोस्तों, त्रिपुरा। क्लियर, और आप जानते हैं त्रिपुरा की स्थिति, यदि मैं भारत का मानचित्र बनाऊँ, ठीक है, ये आपका मैं भारत का मानचित्र बना दिया, ठीक है, ये लीजिए। चलिए, ये जब भारत का मानचित्र मैं बना देता हूं दोस्तों, तो आप जानते हैं कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला एरिया, ठीक है, कौन सा है, ध्यान रखिएगा, ये वाला। तो ये पूरा का पूरा 3 ओर से, यानी कि इधर से, इधर से और इधर से किससे घिरा हुआ, तो यहाँ पर आपका कौन सा पड़ जाता है, बांग्लादेश। कौन सा है, बांग्लादेश। क्लियर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए किस राज्य, कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, तो यहाँ से सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, कर्नाटक। कौन सा हो जाएगा, कर्नाटक जो है, ध्यान रखिएगा, चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, कर्नाटक। अच्छा, आपको देखिए दोस्तों, अगर प्रैक्टिस करना हो तो आप इस वीडियो को पॉज करिएगा और फिर आप इसके जवाब दीजिएगा। ठीक है, चेक करिए, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको जो है अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से अगला प्रश्न है कि सिंह, जिराफ और बाइसन जैसे जानवर वन में मुख्यतः पाए जाते हैं, तो कौन से वन में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से सही जवाब हो जाएगा आपके घास स्थल में। कौन से स्थल में, ध्यान रखिएगा, घास स्थल में जो है सिंह, जिराफ और बाइसन, ये तीनों जानवर पाए जाते हैं। ध्यान रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
और विश्वास रखिएगा यहाँ से बहुत कम प्रश्न आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे दोस्तों, बहुत कम ही प्रश्न, ठीक है। याद रखिए, बहुत ज़्यादातर जो लोग वीडियोस बनाते हैं ना उसमें बहुत सिंपल से क्वेश्चंस लेकर आते हैं, लेकिन ये जो पार्ट में लेकर आया हूं आपके इसमें बहुत ही कुछ आसान होंगे तो कुछ डिफिकल्ट होंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि देहरादून में जो है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वन। कैसे उष्णकटिबंधीय वन, उष्ण मतलब होता है गर्म, ध्यान रखिएगा। और आप जानते हैं, यदि मैं आपके विश्व के मानचित्र की बात करूँ, मैंने एक ग्लोब ड्रॉ किया, ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या ड्रॉ किया, तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है मैंने एक ग्लोब ड्रॉ किया है, ठीक है। और आप जानते हैं कि ये बीच में से भूमध्य रेखा निकलती है, ये आपकी इधर से कर्क रेखा निकलती है, और ये आपकी मकर रेखा, क्लियर है दोस्तों। और इसी को 0 डिग्री भी बोला जाता है। और आप देखेंगे ऊपर से 0 डिग्री एक देशांतरी रेखा है, कौन सी 0 डिग्री, देशांतरी रेखा, क्लियर है। और आप भारत की स्थिति की बात करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप भारत की स्थिति की बात करेंगे तो भारत अपना दोस्तों ये यहाँ पे पड़ता है, क्लियर है, इस जगह पर, ठीक है। और सूर्य जो है दोस्तों ध्यान रखिएगा, चूंकि अपने जो पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री जो है झुकी हुई है, क्लियर है ना, ये इतना याद रखिएगा। तो जब सूर्य इस कर्क रेखा पर होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, तो कर्क रेखा पर जो है ना दोस्तों, कर्क रेखा सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, इसलिए ये वाला जो एरिया ना, ध्यान रखिएगा, भूमध्य रेखा से ऊपर वाला, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा अधिक गर्मी होती है, ध्यान रखिएगा, इसलिए इसको बोला जाता है उष्णकटिबंधीय। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए, ध्यान रखिए। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए दोस्तों, यहाँ से सही जवाब हो जाएगा 33.3%। कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा 33.3% जो है दोस्तों, याद रखिएगा, 333 आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, ध्यान रखिए दोस्तों, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों की जरूर पहुंचाइए। मध्य प्रदेश का, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अब आप बोलेंगे एमपी कहाँ से आ गया दोस्तों, ध्यान रखिएगा, एमपी भी तो भारत का हिस्सा है क्या, नहीं है, मुझे एक बात बताइए, है ना, ये एमपी भारत का हिस्सा है, इसलिए यहाँ पर एमपी के प्रश्न भी पूछ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, तेंदुआ और चीतल, क्या हो जाएगा, तेंदुआ और चीतल, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क जो है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, वहाँ पर कौन से हैं, तेंदुआ और चीतल को रखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए, और शिवपुरी में आप यहाँ मुझे कमेंट करके बताइए ये पर कौन सा और राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है, यह एकमात्र अभ्यारण्य है जहाँ कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो कश्मीरी महामृग, महामृग मतलब होता है दोस्तों हिरण, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दाचीगम, क्या हो जाएगा, दाचीगम, दाचीगम, ध्यान रखिएगा, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है, क्लियर है। तो ये याद रखना है आपको, एकमात्र अभ्यारण्य दोस्तों, याद रखिएगा कौन सा है, दाचीगम, क्लियर है। देखिए दोस्तों, आप वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है। ऐसे प्रश्न देखेंगे जो शायद ही आपने कहीं देखा होगा। कुक्टी वन्य पशु विहार किस राज्य में से, ध्यान रखिए, कुक्टी वन्य पशु विहार किस राज्य में से, ध्यान रखिएगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश, क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना, याद रखना, कुक्टी से याद रखना है आपको, हिमाचल प्रदेश, क्लियर है। चलिए, साइलेंट वैली जो है, साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु कौन सा है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, शेर की पूंछ जैसा मेकाव्यू, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, ध्यान रखिएगा। जब भी नागरहोल कभी लिखा हो तो ध्यान रखिएगा सही जवाब आपका कर्नाटक ही होगा, क्या होगा, कर्नाटक, ध्यान रखिएगा दोस्तों। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य, भरतपुर किस राज्य में पड़ता है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, आप सभी साथी जानते हैं, यहाँ से सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। अगला है सुंदरवन के जंगल क्यों को क्या कहा जाता है, सुंदरवन के वन को क्या कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैंग्रोव वन, ठीक है। अगला है भारतीय वन जीव संस्थान दोस्तों, ध्यान रखिएगा, देखिए भारतीय वन संस्थान की बात हो ना तो आपका देहरादून आएगा, क्या आएगा, देहरादून, क्लियर है, वन प्रबंध संस्थान। लेकिन यहाँ पड़ा है भारतीय वन्य जीव संस्थान, तो ध्यान रखिएगा, तो यहाँ उससे भी क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ध्यान रखिएगा, तो उसमें भी आपका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, देहरादून। तो जो भी वन वाला प्रश्न आए वहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा देहरादून। अगला प्रश्न है, स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा, तो यहाँ से सही जवाब क्या हो जाएगा, तालाब और नदी जो है आपका स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसे नोट डाउन जरूर करिएगा। अगला प्रश्न देखिए कि गंगा डेल्टा को, ध्यान रखिएगा, कि गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है, क्या दे रखा है दोस्तों, कि गंगा डेल्टा के जो मैंग्रोव वन है उनको क्या कहा जाता है। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा,
तो यहाँ से हो जाता है आपका सुंदरवन। क्या हो जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सुंदरवन। क्लियर है, चलिए तो यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सुंदरवन। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ये लो भाई। तो भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो आपको अच्छे से याद होगा दोस्तों। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, माफ़ कीजिए, ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी, और जलोढ़ मिट्टी का जो क्षेत्र, ध्यान रखिएगा, ये ज़्यादातर जो है आपका, ठीक है, ये आपका उत्तर भारत वाला क्षेत्र है। कौन सा, ये वाला, ठीक है ना, उत्तर भारत वाला क्षेत्र, ये इतना इतना ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है जलोढ़ मिट्टी पाई। और एक और चीज़ ध्यान रखना है, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी की यदि बात हो, कौन सी, सर्वाधिक उपजाऊ, तो उसमें भी आपका जवाब क्या होगा, ठीक है, उसमें भी क्या होगा, जलोढ़ मिट्टी। क्लियर है। और जलोढ़ मिट्टी जो है 2 भागों में बटी हुई है, ध्यान रखिएगा। पुरानी वाली को बोलते हैं बांगर और नई वाली को क्या बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, ठीक है। चलिए क्या हो गया, ठीक है, पुरानी वाली क्या बोलते हैं, बांगर, नई वाली को बोलते हैं दोस्तों खादर। क्या बोलते हैं, खादर, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। चलिए ये लो, अगला है, कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका काली मिट्टी, ठीक है। काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए सर्वाधिक अच्छी मानी जाती है। ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मिट्टी की रचना होती है, ध्यान रखिएगा। तो लेटराइट मिट्टी जो होती है आपकी कैसी होती है दोस्तों, तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा अम्लीय प्रवृत्ति की होती है। कैसी होती है, अम्लीय प्रकृति की होती है, ध्यान रखिएगा। और लेटराइट मिट्टी को आप जानते हैं कई के लिए काम आती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, चाय, कॉफ़ी, ठीक है, इसकी खेती के लिए, काजू, इसके लिए लेटराइट मिट्टी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। तो कौन से हिस्से में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों, ऑप्शन नंबर मालाबार तटीय क्षेत्र। कौन सा हो जाए दोस्तों, मालाबार तटीय क्षेत्र, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। दक्षिण भारत में पड़ता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मालाबार तटीय क्षेत्र। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खरीफ की जो फसल है दोस्तों कब काटी जाती है। देखिए बहुत कन्फ्यूजन होते हैं बच्चे खरीफ और रबी में दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि खरीफ और रबी की फसल कब काटी जाती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से जो है इसका सही जवाब आपका हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, यहाँ से सही जवाब जो हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा कि नवंबर के प्रारंभ में। कब काटी जाती है दोस्तों, नवंबर के प्रारंभ में। और ध्यान रखिए उधर जब मार्च अप्रैल की बात करें तो उधर क्या हो जाएगा, रबी की फसल। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें आपको दोस्तों ध्यान रखनी है, ठीक है, कि खरीफ की फसल कब काटी जाती है, तो नवंबर के प्रारंभ महीने में, ध्यान रखिएगा आपको, ठीक है ना, खरीफ की। चलिए अगला दे रखा है यहाँ पे, लंबे रेसे फसलें कौन सी होती है, ध्यान रखिएगा। तो लंबे रेसे वाली फसलें कौन सी होती है दोस्तों, तो जूट, आप जानते हैं, अच्छे से आपने पढ़ा होगा दोस्तों कहीं ना कहीं। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कपास, सन और क्या हो जाएगा दोस्तों, जूट, ठीक है, ध्यान रखिए, कपास, सन और क्या हो जाएगा, जूट, ठीक है। अगला प्रश्न है, दालचीनी पेड़ के किस भाग के एकत्र की जाती है, ध्यान रखिएगा। तो ये किस भाग से, दालचीनी किस भाग से पाई जाती है दोस्तों, दालचीनी एक लौंग, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। तो दालचीनी वाला आपका सही जवाब हो जाएगा छाल से। काई से दोस्तों, तो पेड़ की छाल से पाई जाती है दाल चीनी। देखो दाल छाल, दाल छाल, है ना, ट्रिक बन रही है, आराम से याद हो जाएगा। अगला है, जो सागौन बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो कौन से हिस्से में सागौन की लकड़ी जो है सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो मध्य भारत वाला क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है, मध्य भारत वाले क्षेत्र में जो है सागौन की लकड़ी पाई जाती है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है ना। सागौन, सागौन से याद रखिएगा सगा, सागौन से सगा, सगे कौन होते हैं, सगे कौन होते हैं दोस्तों, मामा जी सगे होते हैं ना, होते हैं ना, तो माँ से मामा, ठीक है, ऐसे याद रखना है। मसालों का बगीचा उपनाम से किस राज्य को कहा जाता है दोस्तों, तो मसालों का बगीचा आप जानते हैं, तो यहाँ से आपका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल। क्लियर है। चलिए, किस राज्य को भारतवर्ष का चीनी का कटोरा कहा जाता है, ठीक है भाई, ये भी अच्छा प्रश्न है। तो चीनी का कटोरा आप सभी साथी जानते हैं, उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। किसको, उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, चीनी का कटोरा, याद रहेगा ना दोस्तों, उत्तर प्रदेश का। तो चीनी याद रखना कि जब भी कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो चीनी खिलाते हैं ना, मिठाई खिलाते हैं, चीनी खिलाते हैं, ऐसे याद रखिएगा। तो इंटरव्यू में उत्तर देने जाता है। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों, तो आप सभी बच्चे जानते हैं, यहाँ से सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपका कौन सा, उत्तर प्रदेश। त्रिवेणी नहर में किस नदी का पानी आता है, देखिए त्रिवेणी नहर में किस नदी का पानी आता है दोस्तों, तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाए, ध्यान रखिएगा, गंडक नदी। कौन सी नदी दोस्तों, गंडक नदी, ध्यान रखिएगा, नेपाल से निकलती है गंडक नदी, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। भारत में किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है, देखिए ध्यान रखिएगा, अभी चीनी की बात हुई थी, तो चीनी में कब खिलाते हैं, जब उत्तर देते हैं, तो उत्तर प्रदेश, ठीक है। और आपसे बात करें भारत में चावल का कटोरा, तो यहाँ से आपका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, आप सभी बच्चे जानते हैं अच्छे से, आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। चावल का कटोरा मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, आंध्र प्रदेश, ठीक है, ध्यान रखना है आपको।
गेहूं का अधिकतम, माफ कीजिए, गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो आप सभी साथी जानते हैं, यहाँ से ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ए वाला, यानी कि आपका उत्तर प्रदेश। क्लियर है। अगला है, किस पेड़ से हम कुनेन कुनेन प्राप्त करते दोस्तों? तो आप सभी बच्चे जानते हैं, यहाँ से सिनकोनेन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी वाला। भारत में ईख कितने माह में परिपक्व होता है दोस्तों? शुगर केन की बात कर रहा है दोस्तों, तो यहाँ से आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 12 महीने में। कब होता है? तो 12 महीने में। ठीक। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक यानी कि नाल्टा जूट राज्य उत्पादन में कौन सा राज्य अव्वल है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। देखो, पास से पटसन, पास से पश्चिम बंगाल। क्लियर है ना। इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, आपको सारी चीज़ें यहाँ पर याद होने वाली है। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में? ध्यान रखिए, जूट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से आपका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो कौन सा हो जाएगा? ध्यान रखिए, पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा, जूट से याद रखना है जूते। जूट से क्या याद रखेंगे? जूते। याद हो जाएगा, जूट से क्या याद रखेंगे? जूते। तो सर्वाधिक जूते चप्पल कहाँ पर होते हैं दोस्तों? तो बंगले में। कहाँ पर? बंगले में। बंगले से याद रखिएगा बंगाल। क्लियर है, याद रखिएगा। अगला है, अराबिका एक प्रकार का है दोस्तों, तो अराबिका एक प्रकार का क्या? ध्यान रखिएगा, तो फल है। क्या है दोस्तों? फल है। ध्यान रखिएगा, अराबिका का क्या होता है? फल होता है। ध्यान रखिए, सॉरी माफ़ कीजिएगा, फूल होता है। क्या होता है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, फूल होता है। तो फूल कैसे याद रखें? देखिए, ए से क्या है? अराबिका, और ए से याद रखिए अप्रैल। क्या है? अप्रैल। और अप्रैल में यानी याद रखिएगा दोस्तों, 1 अप्रैल को क्या मनाते हैं? अप्रैल फूल मनाते हैं। क्या बोलते हैं? अप्रैल फूल। तो याद रखिए, ए से अराबिका और फा से फूल। क्लियर है। अगला है, कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति का नाम है? ध्यान रखिए, देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपने नहीं दोस्तों, मैं ये नहीं कहता बिल्कुल बच्चों ने नहीं पढ़े होंगे दोस्तों। जिसने डीपली तैयारी की है उसी बच्चे ने पढ़े होंगे, अन्यथा आपने शायद ही ऐसे प्रश्न अपनी किताब में देखे होगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर सेशन होने वाला है, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से सही जवाब क्या हो जाए? ध्यान रखिएगा, कुफरी। कुफरी से याद रखिएगा, कुफरी से याद रखिएगा आलू। ठीक है, आलू। ठीक है ना, ध्यान रखना है। कॉफ़ी किस क्षेत्र का पौधा है दोस्तों? ध्यान रखिए, तो कॉफ़ी के लिए जो है कौन सा क्षेत्र इनमें से उपयुक्त है? ध्यान रखिएगा, तो उष्ण कटिबंधीय झाड़ीदार। कैसा है? उष्ण कटिबंधीय झाड़ी क्षेत्र दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कॉफ़ी कैसी होती है? गर्म होती है ना, ऐसे याद रखना है। भारत में काजू उत्पादन मुख्यतः राज्य कौन सा है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, तो काजू उत्पादन की बात करें तो यहाँ से ऑप्शन नंबर दोस्तों जो है ए हो जाएगा, यानी कि केरल राज्य। कौन सा राज्य दोस्तों? तो ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर ए। कहाँ से केरल और कहाँ से क्या हो जाएगा? काजू। ठीक है ना, देखिए ट्रिक बन रही है, बहुत ही आसान है। मसाला पदार्थ कौन सा है जो जड़ों से प्राप्त होता है दोस्तों? तो मसाला पदार्थ वह कौन सा है जो जड़ों से प्राप्त होता है? ध्यान रखिएगा, तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा हल्दी। हल्दी जो है दोस्तों, वो जो है ना पौधे की जड़ों से प्राप्त होती है। ठीक है ना, ध्यान रखना है आपको, हल्दी कैसे होती है? तो ध्यान रखिएगा, जड़ों से। ठीक है ना, याद रखना है। भारत का कौन सा राज्य शहतूत कीट पालन करता है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, तो शहतूत कीट पालन की बात करें तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। ध्यान रखिएगा, शहतूत, सहतूत से याद रखना, करतूत। करतूत, करतूत की है तूने तो क्यों नाटक कर रहा है, ऐसे बोलते ना कि तूने करतूत की है ना, कुछ ना कुछ तो करतूत की है, तूने गलती की है, हरकत की है ना, तो क्यों नाटक कर रहा है? तो शहतूत से करतूत आप याद रखिएगा दोस्तों। क्लियर है ना, आराम से आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, वीडियो थोड़ा सा जो है ना लगभग 20 से 25 मिनट का होगा दोस्तों, इससे ज़्यादा नहीं होने दूंगा, तो जरूर इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए दोस्तों। देखिए काफ़ी लोग जो वीडियोस बनाते हैं दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चंस आपको देते हैं। कैसे जैसे दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैं इजी लेकर नहीं आया, मैं आपके ऐसे क्वेश्चन लाया दोस्तों जो आपने शायद ही पढ़े होंगे। किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन किया जाता है दोस्तों? तो ये तो आपका रिपीट क्वेश्चन हो गया ना, ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। अगला है कि चीनी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों? चीनी का देश पूछा है इस बार। क्या पूछा दोस्तों? देश पूछा है। ठीक है, तो यहाँ से जो है दोस्तों आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा भारत दोस्तों। कौन सा? भारत। भारत में कौन सा राज्य है? तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश। क्लियर है ना, तो ये भी आपको याद रखना है। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म कौन सी दोस्तों? याद रखिएगा, तो यहाँ से जो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ध्यान रखिएगा, अरेबिका। क्या हो जाएगा? अरेबिका। क्लियर है ना दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हापुस आम का मूल स्थान कौन सा दोस्तों? ध्यान रखिएगा, हापुस आम है, इसका मूल स्थान कौन सा? ध्यान रखिएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका रत्नागिरी। क्या हो जाएगा दोस्तों? रत्नागिरी याद रखिएगा, रत्नागिरी। ठीक है ना, हापुस तो याद रखिएगा, रत्नागिरी। क्लियर है। चलिए अगला है, नीली क्रांति का संबंध किससे दोस्तों? तो नीली क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? ध्यान रखिएगा। अच्छा, इन क्रांतियों से बहुत एग्जाम प्रश्न पूछते हैं, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, ठीक है ना, ये आपकी सारी चीज़ें, पीली क्रांति, ठीक है, बहुत सारी क्रांतियाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तारपीन का तेल कहाँ मिलता है दोस्तों? ये लो,
है ना मज़ेदार प्रश्न। तारपीन का तेल दोस्तों ध्यान रखिएगा चीड़ के पेड़ से, किससे, तो ध्यान रखिएगा चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है तारपीन का तेल। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खेती का झूम विधि, झूम की खेती विधि का व्यवहार क्या है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा कौन सा राज्य, नागालैंड, ध्यान रखिएगा कौन सा है, तो देखिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, लोग झूम जाते हैं ना, लोग झूम जाते हैं, लोगों के ऊपर झूम जाता है, कौन झूम जाता है दोस्तों बताइएगा, तो आप जानते हैं कौन झूम जाता है, ठीक है, तो सांप झूम जाता है, कौन झूम जाता है, तो सांप झूम जाता है। क्लियर है दोस्तों, तो सांप को क्या बोलते हैं, नाग बोलते हैं, ठीक है। भारत में कुल्लू घाटी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध दोस्तों, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो याद रखिएगा कुल्लू घाटी जो है दोस्तों किसकी खेती के लिए प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका सही जवाब दोस्तों सेब। और आप जानते हैं कुल्लू घाटी कहाँ पड़ती है आपकी, कुल्लू मनाली तो आप सभी बच्चे जानते हैं हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लौंग होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा लौंग होता है, तो दोस्तों ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो लौंग जो है ना सूखे फूल से प्राप्त होता है दोस्तों, किससे, सूखे फूल, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा सूखे फूल। और यहाँ से अभी मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी दोस्तों, आपको याद होगा कि जो हल्दी है, तो हल्दी पौधे किस भाग से प्राप्त होती है, तो जड़ से, ठीक है। और लौंग जो दोस्तों याद रखिएगा सूखे फूल, ठीक है ना, ध्यान रखना है आपको। IR-20 और रत्ना दो प्रमुख किस्में दोस्तों, ये किसकी दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये धान की, ध्यान रखिएगा किसकी किस्में, धान दोस्तों, ध्यान रखिएगा चावल की। वे दो राज्य कौन से हैं जिनमें लौटते हुए मानसून के दौरान चक्रवात आते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो लौटते हुए मानसून के दौरान जो दोस्तों चक्रवात आता है वो दो राज्य कौन से, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से जो आपका सही जवाब हो जाए दोस्तों आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ध्यान रखिएगा कौन सा है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। लौटता हुआ मानसून आप जानते हैं ना दोस्तों, नवंबर दिसंबर जो हमारे भारत में मध्य प्रदेश में बारिश होती है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो आपका भारत का मानचित्र दोस्तों ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से यदि मैं बात करूँ तो देखिएगा, ये लीजिए, तो जब लौटता हुआ मानसून आता है ना दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 1 मिनट, अरे यार चलिए कोई दिक्कत नहीं है, एक बार और समझिए ध्यान से। ये भारत का मानचित्र मैं आपका बना रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। और देखिए आप भी है ना प्रैक्टिस करिए दोस्तों, शुरू में थोड़ा सा गड़बड़ जरूर होगा लेकिन आगे दिक्कत नहीं है। चलिए ये रहा, अब मैंने बोला आपसे लौटता मानसून, तो जब दोस्तों ये जो मानसून लौटता है ना, तो ये आंध्र प्रदेश, ये उड़ीसा पड़ता है आंध्र प्रदेश, तो यहाँ पे चक्रवात यानी कि आंधी तूफान आते हैं दोस्तों। और आप जानते हैं लौटते हुए मानसून से जो सर्वाधिक बारिश होती है दोस्तों, तो ये भी आप अच्छे जानते हैं, ये वाला एरिया यानी कि तमिलनाडु वाला एरिया, कौन सा दोस्तों, तमिलनाडु। अब ऐसा क्या है दोस्तों, तो वो भी मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ कि याद रखिए दोस्तों, इधर पड़ता है आपका केरला, क्या पड़ता है, केरला। और ध्यान रखना जब ये अरब सागर से हवाएं उठती है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा जून के पहले सप्ताह यानी कि लगभग 2 जून से 7 जून के लगभग दोस्तों केरल राज्य में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो पर्वत की ऊंचाई इतनी होती है कि इधर बारिश नहीं हो पाती दोस्तों, तो ये जब बारिश होती है ना, तो लौटता जब मानसून आता है ना, जब तमिलनाडु में बारिश होती है। तो कौन से दो राज्यों में सबसे ज़्यादा आंधी तूफान आने देखने को मिलते हैं, तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगला है भारत, कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है, आर्द्रता यानी आर्द्र स्थान यानी दोस्तों जो नमी होती है ना दोस्तों, वो वाला स्थान है। तो यहाँ से आपका जो सही जवाब हो जाए मासिन राम, कौन सा दोस्तों, मासिन राम। और मासिन राम आप जानते हैं ना दोस्तों कहाँ पड़ता है, मेघालय राज्य में। क्यों पड़ता है वो भी समझिए दोस्तों, मैं आपको भी बताता हूँ। जब आप यहाँ पे गौर से देखेंगे ना दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जब आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ क्या पड़ता है, मेघालय। और मेघालय में दोस्तों ये पहाड़ियाँ है, और इन पहाड़ियाँ जो है ना दोस्तों, इनका कीप का आकार है, किसका आकार है दोस्तों, कीप यानी पानी की झप्पी आपने देखी होगी ना, कुछ इस तरह से ऐसा। और जब यहाँ से अरब सागर की जो दूसरी शाखा है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी वाली, ध्यान रखिएगा, जब यहाँ से हवाएं उठती है ना दोस्तों, तो इसमें अंदर की ओर धंस जाती है, तो यहाँ फंसने से वो यहीं इधर उधर घूमती रहती है, ठीक है ना, ध्यान रखिए। इसलिए यहाँ पर सबसे अधिक क्या होती है, बारिश होती है। तो ध्यान रखिएगा कौन सा आर्द्र स्थान है, मासिनान यानी कि मेघालय। अगला दोस्तों, वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है दोस्तों, तो जो गर्मी है ना दोस्तों, वो कहाँ से आती है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विकिरण से, किससे, विकिरण से, ठीक है, आपने विज्ञान में पढ़ा होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों 16 नंबर का, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न वाला राज्य कौन सा है दोस्तों। तो कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है दोस्तों, तो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सही जवाब कर्नाटक। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, कर्नाटक जो है दोस्तों वो कॉफ़ी उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है। ये आपको यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है दोस्तों, कॉफ़ी उत्पादन में क्या है, अग्रणी राज्य आपका कौन सा, तो ध्यान रखिएगा कर्नाटक, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों, तो यहाँ से आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुजरात। गुजरात जो है कपास का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है दोस्तों, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा।
गन्ने का कौन सा कमेंट करके बताइए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया है। अगला है पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है। देखो यार बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था दोस्तों। सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ से, जड़। क्या हो जाएगा दोस्तों, जड़ से प्राप्त होता है। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, नाबार्ड की स्थापना दोस्तों। ठीक है ना, और इसका नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। यदि आप वाकई में तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो ध्यान रखिए, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। तो नाबार्ड 1982 दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। मध्य प्रदेश में अफीम की खेती दोस्तों किस जिले में होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी साथी जानते हैं। तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा मंदसौर दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मंदसौर जो है रावण का क्या है दोस्तों, ससुराल है। और रावण की पत्नी का नाम दोस्तों क्या है, मंदोदरी। क्या है, मंदोदरी। क्लियर है ना, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो मंदसौर में दोस्तों जो है आप याद रखिएगा अफीम की खेती की जाती है। ठीक है, आगे है भारतीय दलहन शोध संस्थान। दलहन यानी कि दालों के लिए कहाँ पे शोध होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाए कानपुर। क्या होता है दोस्तों, कानपुर। चुपचाप दाल खा ले वरना तेरे कानपुर में पड़ेगी। ठीक है ना, ऐसे याद रखना है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा दोस्तों, तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चीन। देश पूछे तो क्या हो जाएगा, चीन। ठीक है ना, तो गेहूं को भारत से छीन लिया किसने, चीन ने। ऐसे राजस्थान की नहर, इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया दोस्तों। तो इंदिरा गांधी जो नहर है इसको कहाँ से निकाला गया दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पर सी वाला। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी वाला। क्लियर है ना, आप जानते हैं ना, जैसे मैंने आपको पढ़ाया भी था नदी वाले टॉपिक में दोस्तों, ये आपका है और ये ऊपर वाला जो अपना भारत वाला एरिया है। ठीक है, ये वाला। और आप जानते हैं जब सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है राकसताल झील से तो आगे होती हुई निकलती है। ठीक है, और फिर आपने यहाँ से पढ़ा था दोस्तों कि एक ऊपर से व्यास नदी आती है। कौन सी नदी, व्यास नदी। और इस स्थान पे दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो स्थान है ये पड़ता है पंजाब का हरीके। कौन सा स्थान है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पड़ता है पंजाब का हरीके, पंजाब राज्य का हरीके नामक स्थान है दोस्तों। और यहीं से इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में प्रवेश करती है, यानी कि भारत की सबसे लंबी नहर है। ठीक है, तो यहाँ से सही जवाब हो जाएगा, हो जाएगा आपका सतलज नहर। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगला है कौन से दो राज्य हैं जो कावेरी जल विवाद से जुड़े हैं दोस्तों। तो कावेरी जल विवाद से जुड़े दो राज्य कौन से दोस्तों, यहाँ से तो ध्यान रखिएगा, आपको बहुत कंफ्यूज करेगा। तो यहाँ से जो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ए वाला। ऑप्शन नंबर हो जाए ए वाला। देखिए कावेरी नदी कैसे, मैं आपको अभी समझाता हूँ। ये देखिएगा, और यहाँ पड़ता है कर्नाटक राज्य। कौन सा है, कर्नाटक। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और ये पड़ता है तमिलनाडु। कौन सा, तमिलनाडु। और ये यहीं से आप देखेंगे ना दोस्तों, तो यहीं से जो है कावेरी नदी निकलती है। कहाँ से, कर्नाटक से। तो वो जब बहती हुई ऐसे जाती है यहाँ से और यहाँ से इधर चल जाती है बंगाल की खाड़ी में। तो इन दोनों के बीच में विवाद है दोस्तों कि ज़्यादा जल ये लेगा कि ज़्यादा जल ये लेगा। तो ऐसे इन दोनों राज्यों के बीच में विवाद है। तो ध्यान रखिएगा कौन सी नदी से लेकर विवाद है, तो आपको याद रखना है कौन सी नदी, कावेरी नदी। ठीक है ना, ध्यान रखना है। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, तो ध्यान रखिएगा कर्नाटक राज्य से। क्लियर है ना, ये भी याद रखना है। चलिए फिर अगला प्रश्न है सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में निर्माणाधीन है। ध्यान रखिए सरदार सरोवर परियोजना जो है दोस्तों किस राज्य में निर्माणाधीन है। तो यहाँ से आपका सही जवाब क्या हो जाए दोस्तों, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, माफ़ कीजिए ऑप्शन नंबर डी दोस्तों कौन सा हो जाएगा, गुजरात। क्लियर है ना, ध्यान रखना है आपको। सरदार सरोवर परियोजना कौन सी नदी पर है, तो नर्मदा। भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत की सबसे लंबी नदी की बात कर रहा है दोस्तों, कौन सी है भारत की सबसे लंबी नदी, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी वाला, गंगा नदी। ठीक है, अगला प्रश्न है कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है दोस्तों। तो यहाँ से आपको ये बताना है कि वो कौन सा स्थान है। भागीरथी यहाँ से आती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा गंगोत्री नामक स्थान से। कहाँ से, गंगोत्री नामक स्थान से। ठीक है, और यहाँ से जब आप देखोगे ना तो इधर से आती है अलकनंदा। कहाँ से आती है, सतोपथ हिमानी से। ध्यान रखिए सतोपथ हिमानी से आती है, ध्यान रखिए। ठीक है ना, सतोपथ हिमानी से। और ये आपसे पूछा है दोस्तों कि ये वाला जो स्थान है ना, ये वाला जहाँ से गंगा नदी बन जाती है, यानी गंगा नदी का नाम गंगा नहीं है, ये दो नदियों से मिलकर कौन सी, भागीरथी और साथ में आपकी कौन सी, अलकनंदा। ठीक है, इन दोनों नदियों के मिलने से कौन सी नदी का निर्माण हुआ है बताइए दोस्तों। तो इन दोनों के मिलने से निर्माण हुआ है गंगा नदी का, जिसका नाम क्या कह रहा है दोस्तों, तो गंगा। तो ये दोनों किस स्थान पर जाकर मिलती है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा देवप्रयाग, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाए दोस्तों बी वाला। दमनगंगा किस नदी का प्राचीन नाम है, ये आपसे पूछा है। कौन सी नदी दोस्तों, तो दमनगंगा जो है कौन सी नदी का आपका पुराना नाम है, ध्यान रखिएगा तो गोदावरी नदी। और ध्यान रखिएगा गोदावरी नदी जो दोस्तों यहाँ महाराष्ट्र पड़ता है, और महाराष्ट्र में ध्यान रखिएगा कि महाराष्ट्र में, ध्यान रखिएगा दोस्तों कहाँ से, महाराष्ट्र में त्रिम्बकेश्वर पहाड़ी। कौन सी दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा
त्रिम्बकेश्वर पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है और ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है ना, तो ये भी आपको याद रखने से क्या कहते हैं, दमन गंगा, याद रहेगा ना दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेघना किन दो नदियों की सम्मिलित धारा, ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ नदी वाले वीडियो में दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि यहाँ से भी मैंने बताया था गंगा नदी जाती है और यहाँ पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान से दो धाराओं में बढ़ जाती है। ध्यान रखिए, एक धारा तो हुगली नदी कहलाती है और दूसरी धारा यहाँ अंदर भागीरथी रूप में जाती है। और यहीं पर आप जानते हैं दोस्तों, ठीक है, तो यहीं पे एक और नदी आती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपके पश्चिम क्षेत्र से, वो है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी है, तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी। ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी, ये दोनों नदियाँ बांग्लादेश में जाकर एक दूसरे से मिल जाती हैं। ठीक है ना, तो इन्हीं दोनों का नाम जो है सम्मिलित होकर क्या बन जाता है, ध्यान रखिएगा, मेघना। क्योंकि जब बांग्लादेश में गंगा नदी प्रवेश करती है तो इसका नाम होता है पद्मा। क्या होता है, पद्मा। प्लस ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम होता है जमुना। क्या होता है, जमुना। जब पद्मा और जमुना दोनों एक दूसरे से मिल जाती है तो इनका नाम क्या हो जाता है, ध्यान रखिएगा, मेघना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी वाला। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगला देखिए, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। लो भाई, तो भारत की किस नदी को जो है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, वृद्ध गंगा कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोदावरी नदी। अच्छा, दक्षिण भारत की यदि आपसे गंगा पूछी जाए तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला, कावेरी। तो वृद्ध गंगा कौन सी हो गई है, तो ध्यान रखिएगा, गोदावरी। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा ज्वारदी मुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ज्वारदी मुख होता है दोस्तों एस्चुरी। क्या होता है, एस्चुरी, ध्यान रखिएगा। तो सबसे बड़ा एस्चुरी जो है कौन सी नदी पर, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला, ए वाला, माफ कीजिएगा, ए वाला, हुगली नदी। ध्यान रखिएगा, हुगली नदी जो है पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक स्थान पर हुगली नदी नाम पड़ता है, अन्यथा गंगा की ही एक धारा के रूप में अलग हो जाती है। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो हुगली जो है सबसे बड़ा एस्चुरी का निर्माण करती है। अगला है, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ दोस्तों, महाराष्ट्र के नासिक जिले में, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, त्रिम्बकेश्वर पहाड़ी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से रावी नदी का वैदिक नाम क्या है दोस्तों। तो रावी नदी का जो वेदों में नाम क्या है दोस्तों, ये आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वाला। कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों आपका प्ररूषणी। याद रखिएगा, प्ररूषणी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्ररूषणी। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, प्ररूषणी हो जाएगा दोस्तों वैदिक नाम। अगला है, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी का नाम बताइए। भारतीय मरुस्थल की दोस्तों एक महत्वपूर्ण नदी, तो ध्यान रखिए दोस्तों, लूनी नदी जो राजस्थान से निकलती है और ध्यान रखिएगा गुजरात के कच्छ में, कहाँ पर, गुजरात के कच्छ में जाकर ये समा जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ से सही जवाब हो जाएगा आपका लूनी नदी। ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमनद से निकलती है दोस्तों। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये किस हिमनद से निकलती है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो निकलती है ना, चेमा युंगड़ू से, याद रखिए, कहाँ से, चेमा युंगड़ू से निकलती है दोस्तों। ध्यान रखिए, ये कहाँ पड़ता है, तो चीन के तिब्बत में पड़ता है, चीन के तिब्बत में। अच्छा, आपसे पूछे कौन सी झील, तो याद रखिएगा मानसरोवर झील। कौन सी, मानसरोवर झील। क्लियर है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है दोस्तों, सांगपो, ध्यान रखिएगा। तो याद रखिएगा सांगपो कहलाती है ब्रह्मपुत्र। अच्छा, ये और देखिए दोस्तों आप, बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये ऊपर वाला एरिया है आपका भारत वाला, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ये चलिए अब देखिए ध्यान से कि जब ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से चीन, ये यहाँ पे क्या, कौन सा देश है, चीन का तिब्बत है, ध्यान रखिएगा, चीन का तिब्बत। मानसरोवर झील से जब ये निकलती है तो ये भारत में प्रवेश करती है, फिर इधर से होती है और ये इधर होती है, निकल लेती है। ठीक है ना, यहाँ से, ये यहाँ से। तो यहाँ पे जो नाम है ना उसको ध्यान रखिएगा, वो क्या हो जाता है, सांगपो। और जब यहाँ भारत में एंटर होती है ना, ध्यान रखिएगा, कहाँ पे एंटर होती है, ध्यान रखिएगा, तो जब भारत में, तो यहाँ नाम हो जाता है उसको, ध्यान रखिएगा, दिहांग। क्या हो जाता है, दिहांग। ठीक है ना, आगे आगे जाती है दोस्तों, तो असम घाटी या असम राज्य पड़ता है, इस घाटी में जाकर इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। क्या हो जाता है, ब्रह्मपुत्र। और जब बांग्लादेश में आती है तो इसका हो जाता है जमुना। क्या हो जाता है, जमुना। तो देखिए कितने नाम हो गए इसके, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, एक, ठीक है, दो, ये तीन, और ये होगा इसके दोस्तों चार। क्या हो गए, चार। और जब यहाँ गंगा जी से जाकर मिल जाती है तो दोस्तों फिर पाँचवें नाम हो जाता है मेघना। क्लियर है, तो यहाँ से सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी वाला, ब्रह्मपुत्र। और आज का आखिरी सवाल है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 81 कि नागार्जुन सागर बांध जो है दोस्तों कहाँ पे स्थित है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से जो आपका सही जवाब हो जाए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि आंध्र प्रदेश। कौन सा हो जाए दोस्तों, आंध्र प्रदेश आपका सही जवाब हो जाए दोस्तों। तो वीडियो अगर अच्छा लगा दोस्तों, इसको लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइएगा दोस्तों। बहुत जल्द मैं आपके लिए लाइव क्लास लेकर आने वाला हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।